हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं AKTU बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के इस लेक्चर में। यहां पर आप इस वीडियो में क्लियर करेंगे वो सभी पॉइंट जो आपके सिलेबस से संबंधित है फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर। स्टूडेंट, आप सभी लोग इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे से समझें, अपने रिक्वायरमेंट्स को आप कमेंट में डालें। देखिए, जो भी क्लासेस चल रही हैं, ये सभी क्लासेस का वीडियो तभी आएगा जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका एक यूनिट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो न्यू टेलीग्राम चैनल है। देखिए, इसके पहले आप हो सकता है कि वायरल बायोलॉजी के टेलीग्राम चैनल में रहे हों। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नया टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप एक बार क्लिक करके देख लें क्या आप उसमें ज्वाइन हैं। जो लोग उसमें ज्वाइन रहेंगे उन्हीं को नोट्स मिलेगा, क्योंकि वो जो पहले वाला टेलीग्राम चैनल था उसमें आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान थे। उस समय पर क्या होता था कि आप अपने लिए एडमिशन और काउंसलिंग के रिगार्डिंग वहां पर खबरें प्राप्त करते थे। अब आपको आपका नोट्स हो, और उसके साथ साथ नोट्स के साथ साथ आपके लिए जो वीडियोस भी होंगे लेक्चर के, उनके लिंक वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेट, तो ये सारी चीजें इस नए टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड किया जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल यही रहेगा लेक्चर के लिए और हर चीज के लिए। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस नए लेक्चर को, और साथ में आपको पूरा एकदम अच्छे से सारा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाता है। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और जबरदस्त लेक्चर में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का थर्ड लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेल और सेल ऑर्गेनल। सेल के बारे में जानेंगे और कौन से ऑर्गेनल हैं सेल के अंदर। जैसे आपकी बॉडी में ऑर्गन पाए जाते हैं, वैसे ही सेल के अंदर में सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम जानेंगे वो जानेंगे बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। देखिए, ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको थोड़ा सा पढ़ाई करते टाइम आपकी हेल्प करेंगे। जब आप बायोलॉजी आगे पढ़ेंगे, अपने प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो वहां पर ये टर्मिनोलॉजीज आपकी हेल्प करेंगी। एज इट इज ये टर्मिनोलॉजीज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एंड सेमेस्टर एग्जाम में। खैर, 2 नंबर के क्वेश्चन में कोई एक चीज आ भी सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, इस टाइप से डिस्टल क्या होता है, थोड़ा सा पूछा जा सकता है, बट चांस कम ही रहता है। चलिए देखते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज में। सबसे पहले तो एक चीज ये ध्यान दीजिए, लगातार स्टूडेंट मेरे पास कॉल मैसेज के थ्रू कहते हैं सर आप हिंदी में पढ़ाइए। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे पता है आप ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो स्टेट बोर्ड से हैं, तो स्टेट बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड से ज्यादातर हैं, तो वो लोग ध्यान दें कि कॉपी आपको AKTU के अंदर इंग्लिश में ही लिखना होगा। तो आप अभी से अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर लाएं कि आप कॉपी को इंग्लिश में लिखना है। तो मैं चीजों को बताता तो हिंदी में ही हूँ, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को पकड़ना है, इंग्लिश में लिखने का प्रयास और समझने का प्रयास करना है। क्योंकि 4 साल आपको इसी लैंग्वेज में पढ़ना होगा। आगे भी आप अपने हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको इंग्लिश से ही आपका सामना होगा। बाकी चीजें मैं हिंदी में हर लाइन को एक्सप्लेन करूंगा, हर लाइन को समझाऊंगा, परेशान मत होइए। जो लोग CBSE से हैं, यूपी से हैं, ये लेक्चर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका नोट्स के लिए बहुत ज्यादा आप सभी लोग परेशान हैं, तो मैं बताना चाहता हूं नोट्स आपको यूनिट के समाप्त होने तक, देखिए शुरू में नहीं दे सकते हैं नोट्स, क्योंकि नोट्स स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ रहता है। जो गलतियां होती हैं वो भी सुधार दी जाती हैं लास्ट तक। और नोट्स आपको अभी से दे देने पे क्या होता है, आप सोचते हैं नोट्स तो मिल ही गया, पढ़ लेंगे। तो जो लोग सोचते हैं हम पढ़ लेंगे ना, वो ऐसे पढ़ते रह जाते हैं। जो अभी से आज से लगेगा, जो आज से और अभी से लगेगा, वही पढ़ पाएगा। बाद वाले नोट्स लेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। यही कल कल करते करते ना एग्जाम के एक दिन पहले वाला दिन आ जाता है। फिर रात भर में सब कुछ पढ़ के जाना होता है। फिर उसके बाद 2 महीने बाद, AKTU का नियम ही है कि 2 महीने बाद एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आ जाता है, फिर लगती है बैक। तो इसीलिए बचिए, ये नोट्स रीड करने से बचिए, बल्कि चीजों को समझकर फिर नोट्स पढ़िए। तो नोट्स आपको एंड तक मिल जाएगा। जैसे ही ये यूनिट समाप्त होने वाली होगी, जैसे पहली यूनिट जब समाप्त होने वाली होगी, उसी दौरान आपको नोट्स दे दिया जाएगा। परेशान मत होइए। और नोट्स यही होगा, बस इसमें कुछ और स्पेशलिटी होगी, कुछ और अच्छी चीजें ऐड कर दी जाएंगी, और जो भी चीजें हैं रहेंगी रहेंगी लगभग यही। सिलेबस तो यही है। चलिए देखते हैं बॉडी पोजीशंस क्या है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन में दिया गया न्यू टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो नया टेलीग्राम ग्रुप है। नोट्स की जो है वो वहीं पर आएगा। पहले वाला जो टेलीग्राम ग्रुप था उस पर आप अपनी तैयारी के दौरान थे और अपने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान थे। चलिए देखते हैं बॉडी पोजीशन। इन एनाटॉमिकल पोजीशन द बॉडी इज अपराइट। हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन में जो बॉडी होगी वो अपराइट होगी। द फीट आर फ्लैट ऑन द फ्लोर, डायरेक्टेड फॉरवर्ड, सामने की तरफ फॉरवर्डेड डायरेक्टेड होंगे फीट। एंड द अपर लिम्ब, देखिए ये चीज आपको बहुत ज्यादा समझने की ना भी जरूरत है, समझ लेंगे तो बायोलॉजी आपके लिए आसान भी हो जाएगी, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अपर लिम्ब आर एट द साइड विथ पाम टर्न फॉरवर्ड। क्लियर। प्रॉन पोजीशन क्या है, बॉडी इज फेस डाउन। सुपाइन पोजीशन क्या है, बॉडी इज लाइंग फेस अप। क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्शनल टर्म क्या है, इट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वन बॉडी पार्ट रिलेटिव टू अनदर बॉडी पार्ट। मोस्ट द डायरेक्शनल टर्म यूज्ड हैव अपोजिट मीनिंग। इसके बाद जो और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या है आपके लिए,
देखिए सुपीरियर क्या होता है, आ जाएगा टीचर बोलेगा सुपीरियर, क्या मतलब है उसका, टुवर्ड द हेड आर अपर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द हेड आर लोअर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। क्लियर। इन्फीरियर जब टीचर बोलेगा आप क्या समझेंगे, एनी वे फ्रॉम द हेड आर लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर है स्टूडेंट। एंटीरियर बोलेगा तो क्या आपको समझना है, टू फ्रंट ऑफ बॉडी, बॉडी के सामने। पोस्टीरियर बोलेगा तो क्या, आपकी बॉडी के पीछे डिस्कस कर रहा है। जब बोलेगा एंटीरियर पोजीशन पे ये चीज लोकेटेड है, तो आपको क्या समझना है कि वो बॉडी के सामने है। पोस्टीरियर बोलेगा मतलब बॉडी के पीछे है। मीडियल बोलेगा मतलब नियरर टू मिड लाइन है। क्लियर। लेटरल बोलेगा जब टीचर आपके क्लास में आपको समझाते हुए लैब में बोलेगा अवे फ्रॉम द मिड लाइन है। क्लियर। इंटरमीडिएट बोलेगा मतलब बिटवीन टू स्ट्रक्चर है। मान लो बोलता है इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो है ये है, तो वो किसी दो आर्गन, किसी दो चीज के बीच में होगा। प्रॉक्सिमल बोलेगा तो क्या होगा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये आप जानते रहेंगे तो समझ पाएंगे आसानी से। प्रॉक्सिमल बोलेगा, देखिए ये नोट्स आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड किया जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे। नोट करते हुए अगर चलना चाहते हैं तो नोट करके अपने हाथ से लिखने में और मजा आता है। बाकी नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, उसको निकालिएगा, जाके प्रिंट आउट करा लीजिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त नोट्स मिल जाएगा। प्रॉक्सिमल क्या होता है, नियरर टू अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब टू द ट्रंक। डिस्टल क्या होता है, अवे फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ अ लिम्ब टू ट्रंक। उसके बाद सुपीरियर क्या होता है, टुवर्ड आर ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, जब बॉडी के सरफेस पर हो कोई चीज, टुवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है, इन्फीरियर के लिए हम यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे अब बात आएगी सेल। अब डिस्कस होगा सेल, यहां से स्टार्ट होता है एक नया टॉपिक। टर्मिनोलॉजीज मैं आप फिर से कह रहा हूं, आपसे बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाएंगी, बस आपको बायोलॉजी की स्टडी करने के लिए जरूरी है थी। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन में दिया गया कि एंटीरियर मतलब सामने, पोस्टीरियर मतलब पीछे, इन्फीरियर मतलब नीचे के साइड, पोस्ट सुपीरियर मतलब ऊपर के साइड। कोई चीज सुपीरियर बोली गई मतलब वो हेड की तरफ है, कोई चीज मीडियल बोली गई मतलब बीच की बात की जा रही है, लेटरल बोली गई मतलब बीच से थोड़ा सा हट के कोई चीज है आपके। उसके बाद प्रॉक्सिमल बोला गया, डिजिटल बोला गया, तो बिल्कुल जैसे ही एरो दिखाया गया है ऊपर जैसे टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं उसी तरह से है, आप उसको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं आपको। बात आती है सेल। सेल आखिर क्या है। सेल पहले ही जब आती है तो बहुत बचपन से पढ़ते हुए आप आ रहे हैं कि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। द सेल वाज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल जो है उसकी डिस्कवरी हुई, किसने नाम दिया, रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 में। द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की, सेल की। क्लियर। लिविंग सेल किसने देखा और सबसे पहले सेल की खोज किसने की, ये दोनों में अंतर है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। लिविंग सेल की जब बात की जाए तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, और जब वैसे सेल की फर्स्ट डिस्कवरी की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। उसके बाद बात आती है, देयर आर 200 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसमें 200 टाइप की सेल पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की 200 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। क्लियर है। सेल बायोलॉजी जिसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं, सेल की स्टडी करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इस ब्रांच इन व्हिच वी स्टडी अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी वो है जिसमें हम स्टडी करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का, उसी की स्टडी अब हम करने चल रहे हैं। क्या है सेल, सेल के सेल ऑर्गेनल कौन से हैं, देखिए ये है एक अपनी छोटी सी सेल जिसे आप देख पा रहे हैं। जब आप अपनी इस सेल को देखेंगे जिसे मैंने बहुत बड़ा बड़ा दिखाया है, तो यहाँ पर आपको सेल में कुछ सेल ऑर्गेनल दिख रहे हैं। ये तो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि एनिमल सेल की आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की आउटर कवरिंग स्टूडेंट क्या होती है आपकी, जल्दी बोलिए, कमेंट करिएगा आप लोग। कमेंट जब आप करेंगे तो उसमें जरूर ही आप सेल वाल लिखेंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में यही एक डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल के पास सेल वाल होती है बट एनिमल सेल के पास सेल वाल नहीं होती है। बाहरी कवरिंग में सबसे पहले यही है। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, आपने सुना होगा। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जहां पर डीएनए होता है। ऐसे डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, वो आपका राइबोसोम है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियस आप समझ ही चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि आपको दिख रहा है बिल्कुल न्यूक्लियस से लगा हुआ, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। ये भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, आखिर स्ट्रक्चर होती कैसे है। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम इस तरह का एक बड़ा सा गोला वाला पार्ट होता है जो आपकी लाइसोसोम होता है, जो कि क्या रिलीज करता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है।
फिर उसके बाद क्या होता है, परऑक्सीसोम होता है। परऑक्सीसोम का जो गोला होता है वो थोड़ा सा राइबोसोम से बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। और राइबोसोम से भी बड़ा आपका, परऑक्सीसोम से भी ज्यादा बड़ा गोला हम किसके लिए लिखते हैं, लाइसोसोम के लिए लिखते हैं। उसके बाद इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। सेंट्रियोल आपका इस तरह से, जैसा कि आपके झंडे में स्ट्रक्चर होती है, आपने देखा होगा, उसे हम सेंट्रियोल दिखाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने जान लिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपने जान लिया, लगभग सभी स्ट्रक्चर आप जान चुके हैं। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं, वो आपका देखिए स्ट्रक्चर तो इसी तरह की इसकी भी है, दोनों की, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या गोल्जी अपरेटस हो, बट ये न्यूक्लियस से दूर है, ध्यान दीजिएगा। साइटोप्लाज्म क्या है, जो इस सेल का जेली वाला पार्ट है, सब पूरा जितना भी लिक्विड भरा हुआ है वही साइटोप्लाज्म। सेल की स्ट्रक्चर हमने जान लिया, कौन कैसा दिखता है, कौन कैसा दिखता है, लेकिन कौन क्या करता है, किसका क्या फंक्शन है, इसको भी जानते हैं। पार्ट ऑफ सेल, ए सेल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट। एक सेल जो है वो दो मेजर पार्ट में डिवाइडेड होती है। क्या है वो मेजर पार्ट? पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की आउटर कवरिंग है। सेकेंड है सेल ऑर्गेनल, जो सेल के सभी अंग हैं, जैसे हमारी बॉडी के सभी अंग हैं, हाथ पैर नाक कान दांत, उसी तरीके से सेल के सेल ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, उसके बाद आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, परऑक्सीसोम, सेंट्रियोल, ये सब सेल ऑर्गेनल हैं, तो उन्हीं को हम ऑर्गेनल कहते हैं। ऑर्गेनल मतलब आर्गन, सेल के आर्गन। क्लियर है? जो भी मैंने आपको ऊपर फिगर में दिखाया भी हुआ है। साइटोप्लाज्म की भी हम बात करते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपके सेल का। राइबोसोम होता है आपके सेल के अंदर में, आपके सेल के अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब ऑर्गेनल है। गोल्जी एपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सब सेल ऑर्गेनल है स्टूडेंट। इसके बारे में हम जानते हैं, सबसे बाहर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहर क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर पाई जाती थी आपकी, जब आपको अभी मैंने सेल की स्ट्रक्चर दिखाया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मैं बार बार रिपीट ही कर रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम टर्म है। इज अ थिन फ्लेक्सिबल इलास्टिक बैरियर आर आउटर कवरिंग दैट सेपरेट द मैटरनल कंपोनेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो सेल के अंदर का कंपोनेंट है उसको सेपरेट करती है, बांटती है, वही सेल मेम्ब्रेन है। क्योंकि सेल, आपकी बॉडी में सेल तो है, उसके साथ साथ बॉडी फ्लूइड्स भी हैं। आपकी सेल बाध्ड है किसमें? ब्लड में, और बहुत सारे फ्लूइड हैं। तो उसमें जो बाध्ड है आपकी सेल, तो वो क्या है जो सेल को अलग कर रहा है? पानी अंदर उतना ही घुस रहा है जितना जरूरी है, ब्लड अंदर उतना ही जा रहा है जितना जरूरी है, ये सब कुछ। इसके लिए एक आउटर कवरिंग है जो रोकती है सेल के बाहर, वो है सेल मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? जिसे चाहेगी वही अंदर जाएगा सेल के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी सेल को वही अंदर जा पाएगा, सब लोग अंदर नहीं जाएंगे। ऐसे तो सेल हमारी खराब हो जाएगी अगर सभी अंदर जाने। जैसे हमारा घर है, तो घर में क्या होता है, एक बाहर दादा बाबा टाइप के लोग होते हैं जो कि रोकते हैं ऐसे लोगों को घर के अंदर घुसने से, कि ये लोग ना जाएं, जिससे घर का माहौल खराब ना हो। कभी कभी हमें उनकी बातें बुरी भी लग जाती हैं। हम लोग कहते हैं कि अरे बाबा बहुत रोकते हैं, दादाजी बहुत रोकते हैं, हमारे घर कोई हमारा दोस्त आए, ये आए, वो आए। लेकिन वो कहते हैं कि आप इनसे बाहर मिल लीजिए, आपके लिए खास होंगे मगर हमारे घर के लिए खास नहीं है। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो, मतलब देखिए ये सबके केस में मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें तमाम जगहों पर, जो चीज़ें देखिए सामाजिक घटनाओं से हम लोग जिससे भी सतर्क होते हैं, वो हमारे साथ ही घटित हो ऐसी बात नहीं है, हमारे ही ऊपर लागू हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहीं और घटित होती है, तो व्यक्ति उसके प्रति सचेत रहता है। ये मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अलाउज ओनली फ्यू सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है 60 to 80%। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में। लिपिड होता है 20 to 40%, इन व्हिच 75% पार्ट इज फास्फोलिपिड। यानी कि जो लिपिड होता है वो 20 से 40% होता है, और 20 से 40% का जो 75% है वो फास्फोलिपिड होता है। मतलब नहीं समझे होंगे आप? मतलब प्रोटीन 60 to 80 है, लिपिड आपका 20 to 40 होगा। इस 40 में से जो 75% है वो फास्फोलिपिड है। कार्बोहाइड्रेट 1 to 27% पाया जाता है, कम ही पाया जाता है, 1 to 2% आप मान के चलिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। 1 to 27 इस तरह से आपका एक आंकड़ा लिखा गया है। 2% to 3% आप इस तरीके से आंकड़ा लेके चलिएगा। सेल टू सेल वेरी करता है किस टाइप की सेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है? फास्फोलिपिड बाई लेयर है, मतलब डबल लेयर है। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैव टू पार्ट। जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है उसके पास दो पार्ट होता है। क्या क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर से बनी है। क्लियर है? फास्फोलिपिड बाइलेयर का दो पार्ट है, एक है हेड जिसे हम हाइड्रोफोलिक कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं, एक है टेल जिसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। स्टूडेंट जो हेड पार्ट है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग,
हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, मतलब जो हेड का पार्ट होगा फास्फोलिपिड का वो तो वाटर को प्यार करेगा, लेकिन जो टेल का पार्ट होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, उसे वाटर पसंद नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए जो चीज जरूरी होगी वही अंदर जाएगी, दोनों बात है। अब ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में जब आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, ये है फास्फोलिपिड बाइलेयर, जिसमें ये मुंडी है इसकी गोल गोल जो आपको दिख रही है, ये क्या है, ये आपका हेड वाला पार्ट है कि वाटर लविंग है। ये अंदर वाला आपका टेल है जो कि हाइड्रोफोबिक है यानी कि वाटर हेटिंग है। बीच बीच में आपको क्या दिख रहा है, जब आप बीच में गौर करेंगे तो आपको इंटीग्रल प्रोटीन दिख रही है। किसी चीज को अंदर जाना है तो वो इसी प्रोटीन से होकर जाएगी। ठीक है, क्लियर है। किसी चीज को, और देखिए इस प्रोटीन को हम कौन सी प्रोटीन कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। दो तरीके की प्रोटीन पाई जाती है यहाँ पर, एक पेरिफेरल प्रोटीन होती है जो इसके सरफेस पर होती है सेल मेम्ब्रेन की, एक होती है जो इसी में धंसी हुई होती है, उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। फास्फोलिपिड हेड आपको दिख रहा है, फास्फोलिपिड टेल ये आपको दिख रहा है, इसके बीच में कोलेस्ट्रॉल के भी मॉलिक्यूल होते हैं। जो ये आपका स्ट्रक्चर है यानी कि आपका लिपिड और प्रोटीन का, इसी को हम क्या कह रहे हैं एक तरीके से, मतलब लिपिड और प्रोटीन का क्या, आप उसे कहिए कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से लगी हुई रहती है, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से लगी हुई होती है उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। क्लियर है, ये है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, जिसे आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। चलिए, मन करे तो रोक के देख लीजिए अगर देखने का मन कर रहा है तो। चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, ये प्रोटेक्ट करेगी सेल को, सबसे पहले एक्ट करेगी एज अ बैरियर, किस लिए, सेपरेट करने के लिए सेल्स के इंटरनल इन्वायरमेंट को, किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। देगी एक स्पेसिफिक शेप किसी सेल को, सेल पिचक ना जाए, सेल का शेप बदल ना जाए, सेल श्रिंक ना हो जाए, ये भी शेप कौन दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रही है। रेगुलेट करेगी किसको, और कंट्रोल करेगी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को, कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा कौन सा सब्सटेंस अंदर नहीं जाएगा, इसका भी कंट्रोल किसके पास है, आपकी सेल मेम्ब्रेन के पास है। प्रिवेंट करेगी मूवमेंट को ऑफ अदर सब्सटेंस दैट कैन बी हार्मफुल फॉर सेल, उन सेल, आपकी जो सेल है उनको अदर सब्सटेंस से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा, वो अंदर ना आए। प्रिवेंट मतलब रोकना, उसे रोकेगा जिससे कोई भी हार्मफुल चीज वो आपके सेल के अंदर ना आ पाए और उस सेल के लिए हार्मफुल ना हो, कैन बी हार्मफुल फॉर सेल, जो कि सेल के लिए हार्मफुल हो सकती है, उसे प्रिवेंट करेगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आपका पार्ट आता है सेल ऑर्गेनल का, वो आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जेल लाइक सब्सटेंस, मैंने बताया भी आपको ऊपर स्ट्रक्चर के टाइम पे बताया था कि साइटोप्लाज्म वो है जो जेली लाइक स्ट्रक्चर आपके सेल में भरा हुआ रहता है। प्रेजेंट इन द होल सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आपका भरा हुआ रहता है। चलिए, ये फ्लूइड जो होता है पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में पड़े होते हैं, आर सस्पेंडेड, इसी में सस्पेंडेड होते हैं, इसीलिए इसे हम साइटोसॉल या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो साइटोसॉल बोलेंगे या इसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। इंटरसेलुलर एंड इंटरसेलुलर में अंतर क्या होता है, इंटरसेलुलर वो होते हैं जो दो सेलों के बीच का फ्लूइड हो, इंट्रासेलुलर वो होता है जो सेल के अंदर का फ्लूइड हो, एक सेल के अंदर का, और दो सेलों के बीच जो होगा उसे हम इंटर बोलेंगे। क्लियर है। चलिए, इंटर और इंट्रा में भी आप ये सब टर्मिनोलॉजी है जिन्हें आप ध्यान रखना है। इंटर क्या है, इंटर मतलब दो सेल के बीच, इंट्रा मतलब किसी एक सेल के अंदर। क्लियर। साइटोसॉल कंटेन्स वाटर, 75 to 90% वाटर होगा साइटोसॉल में, मतलब साइटोसॉल मतलब साइटोप्लाज्म में जो आपका सेल का लिक्विड होता है उसमें 75 to 90% वाटर होता है। उसके बाद आयंस होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, प्रोटीन होंगे, लिपिड होंगे, डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे और साल्ट होंगे, उसी 10%। चलिए आगे बात चलती है। आगे जो बात आएगी अगले सेल ऑर्गेनल की, वो होगा राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम सबसे पहले तो आपने सुना होगा अगर आप पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में, तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दीज आर टिनी ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए प्रोटीन, ये आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं। दे सिंथेसाइज, ये बनाते हैं प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को ये प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, किसका यूज करके, आरएनए का यूज करके, यूजिंग आरएनए। एंड हेंस दे आर आल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, मतलब जहां प्रोटीन बनती है वो स्ट्रक्चर क्या है, राइबोसोम। क्लियर है, बहुत अच्छे से आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्री राइबोसोम, दो टाइप के राइबोस आपके पाए जाते हैं राइबोसोम, जो कि प्रेजेंट होते हैं साइटोसॉल में, जिसे हम फ्री राइबोसोम कहते हैं। और एक राइबोसोम ऐसा होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बॉन्ड होता है। ठीक है, ये किससे अटैच्ड होगा, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक आपका सेल ऑर्गेनल है
जो दो टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो आपको मैंने दिखाया था ना, न्यूक्लियस के बगल में स्ट्रक्चर थी, तो उसके सरफेस पे लगा होता है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम दो तरह से, एक तो वो राइबोसोम जो आपके उसी साइटोप्लाज्म यानी कि आपके साइटोसॉल में पड़ा होता है, और एक वो होता है जो कि सेल ऑर्गेनल, जिसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी से चिपका हुआ रहता है। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सबसे पहले तो आप लाइक करेंगे, बहुत ज्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और बताएंगे कि ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, कि आप समझ पा रहे हैं जो चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत बेसिक बेसिक बात है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा बेसिक बेसिक बात है। समस्या है तो बताइए, चीजें और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया जाए। मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर तरीका है आपको पढ़ाने का, आपको समझाने का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जो कि अटैच्ड होता है, किससे? न्यूक्लियस से अटैच होता है। अभी ऊपर बताया मैंने कि थोड़ी ही देर पहले, 2 मिनट पहले, 2 मिनट क्या, लगभग 1 मिनट पहले बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, जो कि न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, और बहुत सारे राइबोसोम भी इस पे पाए जाते हैं। इसीलिए दो टाइप का होता है, एक रफ होता है जिसपे नहीं पाए जाते हैं, एक एक आपका कैसा होता है, स्मूथ होता है जिसपे नहीं पाए जाते हैं, एक रफ होता है जिसपे राइबोसोम पाए जाते हैं। अभी ऊपर ही हमने पढ़ा था। अब देखिए, वो क्या था? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन था। कौन? राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन था। अब ये क्या है? ये कैसा सेल ऑर्गेनल है? ये क्या क्या काम करेगा? ये इसके बारे में भी जानते हैं। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में आप मटेरियल्स बिटवीन द सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसी सब्सटेंस का आना जाना है, वो यही अलाउ कर रहा है। कैसे? आगे जानते हैं। दे आर टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं। एक स्मूथ होता है, डोंट कंटेन राइबोसोम, सिंथेसाइज फैट ऑयल। यानी जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने अभी अभी बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का पाया जाएगा, क्योंकि राइबोसोम दो जगह पाया जाता है। राइबोसोम एक तो साइटोप्लाज्म में ऐसे फेंका हुआ रहता है, और एक राइबोसोम है जो चिपका हुआ रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। दोनों सेल ऑर्गेनल हैं, लेकिन ये दोनों सेल ऑर्गेनल कहीं कहीं एक साथ पाए जा रहे हैं, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां एक साथ नहीं पाए जाते हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, अगर खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सिंथेसाइज करेगा फैट और आयल्स को। क्लियर? और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम होगा, वो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? प्रोटीन का, सिंथेसाइज प्रोटीन। उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक, देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में होता है ना। देखिए ये लगा हुआ है, यही है, यही है। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको? अब ये क्या होगा? अब इसमें जहां पर देखिए दाने दानेदार स्ट्रक्चर पाई जा रही, इसे कह रहे हैं राइबोसोम है। ये दाने दाने की स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको। जहां ये पाया जाएगा तो ये सरफेस को रफ कर देगा ना, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। वैसे तो इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जहां राइबोसोम प्रेजेंट है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां देखिए नहीं प्रेजेंट है, देखिए इसके सर इतने जगह नहीं प्रेजेंट है, तो इसे हम बोल रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाला जो रफ वाला है राइबोसोम, क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो यहां तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, बट यहां नहीं होगा। यहां किसका होगा? यहां सिर्फ बनेगा फैट। क्या बनेगा स्टूडेंट? क्या बनेगा? फैट। यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा फैट। और यहां बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा यहां स्टूडेंट? क्या बनेगा? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं। यहां बनेगा प्रोटीन। ये आप अभी लाइन में पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में, ठीक है? सब कुछ नोटेड है इस नोट्स में, कुछ भी छूटा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। और ये स्ट्रक्चर जो है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर। चलिए, बहुत अच्छे से आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ चुके हैं। चलते हैं अगले सेल ऑर्गेनल की तरफ, जिसका नाम है गोल्गी अपरेटस, जिसे हम कहते हैं गोल्गी बॉडी। बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे अभी इसके बारे में भी। तो आप सेल ऑर्गेनल देखिए, दो सेल ऑर्गेनल आपने पढ़ा, एक पढ़ा आपने राइबोसोम जिसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, एक आपने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर जिसमें यदि अटैच्ड है राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसमें जान लीजिए कि अगर अटैच्ड है तो प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। जहां नहीं अटैच्ड है वहां फैट की सिंथेसिस होगी। बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। गोल्गी अपरेटस क्या है? इट प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आसपास ही प्रेजेंट होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 फ्लैटेंड सैक्स, बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सिस्टर्न्स, प्लेस्ड अपॉन द ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर पाए जाते हैं। द प्रोटीन मूव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी अपरेटस। जो प्रोटीन है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनेगी, वो गोल्गी अपरेटस के पास चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। और फिर क्या होगा? फिर जो आपका गोल्गी अपरेटस होगा, वो स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोटीन का अक्रॉस द सेल। समझा आपने ये बात कि नहीं? देखिए, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां कहां हो रहा है? प्रोटीन का फॉर्मेशन दो जगह होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन कौन करता है, पहले ये बताइए?
कमेंट में लिखिए तुरंत, प्रोटीन फार्मेशन लिख के डैश लगा के कमेंट में लिखिए लेक्चर को रोके। प्रोटीन फार्मेशन राइबोसोम करता है। कौन करता है प्रोटीन फार्मेशन? प्रोटीन फार्मेशन करता है राइबोसोम। राइबोसोम एक तो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में दाने दानेदार स्ट्रक्चर में, एक राइबोसोम पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, और है वो भी सेल ऑर्गेनल है, ये भी सेल ऑर्गेनल, लेकिन कहीं कहीं राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साथ पाया जाता है। तो जो प्रोटीन बनेगी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो भी प्रोटीन बनेगी वो आएगी गोल्जी अपरेटस के पास, जिसे गोल्जी अपरेटस स्टोर करेगा और मॉडिफाई करके ट्रांसपोर्ट कर देगा प्रोटीन को। कहां? अक्रॉस द सेल, सेल के अक्रॉस। क्लियर है? समझ चुके हैं आप गोल्जी अपरेटस का काम? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देख लीजिए स्ट्रक्चर को, इस तरह से गोल्जी अपरेटस दिखता है। ये गोल्जी अपरेटस ऐसा ही दिखता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये इसका सिस फेज है, ये इसका ट्रांस फेज है गोल्जी अपरेटस का। ठीक है, अब यहां पर आपको सिस्टर्नी दिख रही हैं, न्यूली फॉर्म्ड वेसाइकल्स दिख रहे हैं आपको, ये ल्यूमन है इसका, ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स हैं। क्लियर है? चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। ये इसका सेकेंडरी वेसाइकल है, जो कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका? आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर इस टाइम, प्रेजेंट टाइम पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं गोल्जी अपरेटस का। क्लियर है? यही करता है प्रोटीन को स्टोर, मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल। क्लियर है स्टूडेंट? बनाया किसने? राइबोसोम ने। राइबोसोम ने किस पे बनाया? एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनाया, एक तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बनाया। प्रोटीन फार्मेशन राइबोसोम। फिर उसके बाद वही जो प्रोटीन फार्मेशन हो रहा है, वही गोल्जी अपरेटस उसी को मॉडिफाई कर रहा है, उसी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसी को स्टोर कर रहा है। ये आप समझ चुके हैं। अब हम अगले सेल ऑर्गेनल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला सेल ऑर्गेनल हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही चर्चित है, हमेशा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल। नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं तो मैं कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं आपको, बहुत ही आसानी से चीजों को परोस रहा हूं, बस आप धीरे धीरे खाते जाइए, बस इसमें घी लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी चटपटा है। चलिए देखते हैं। चटपटा है, अब ये मत सोच लेना सर हम तो वेजिटेरियन है, हम तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे खाएंगे। नहीं, चलता है, आज के लिए चलता है। चलिए, इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन यहीं से होता है। आपके बॉडी में जितनी भी एनर्जी है सब इसी के द्वारा बनाई जाती है। मतलब लाखों सेल हैं, सभी सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, और सभी सेल यही बना रही हैं एनर्जी, और यहीं से सारा काम धाम चल रहा है। ठीक है, जनरेटर यहीं लगा हुआ है, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी जाती है और पूरा काम धाम चलता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसके पास दो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम स्मूथ कहते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि फोल्डेड होती है। दे परफॉर्म सेलुलर रिस्पायरेशन एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस energy is released which is used to form ATP, and this ATP is utilized by cell for performing various activity। मतलब सेलुलर रिस्पायरेशन जो होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनर्जी इज रिलीज, मतलब जब सेलुलर रिस्पायरेशन होता है उस दौरान एनर्जी जो है आपकी वो क्या होगी? रिलीज होती है। व्हिच इज यूज्ड टू फॉर्म एटीपी, जो कि क्या बनाती है? एटीपी बनाती है। और एटीपी यूटिलाइज होती है किसके द्वारा? सेल के द्वारा वेरियस एक्टिविटीज को करने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। आखिर एटीपी बनेगी तो उसी वही तो एनर्जी आपकी बॉडी में दिखती है, आप कुछ भी कर पाते हैं, हिल डुल पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं अपने जीवन में, जो कुछ भी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और यहाँ एक बहुत ही स्पेशल चीज दिख रही है, वो है डीएनए। अगर जितने भी बॉडी के सेल ऑर्गेनल हैं किसी के पास एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल जनरली न्यूक्लियस में पाया जाता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया इसका एक्सेप्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। ये बड़ी जबरदस्त बात है, इसको ध्यान रखिएगा आप कि कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए पाया जाता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम आपको दिख रहा है, उसके बाद मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से आपको दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है स्टूडेंट, इसे हम क्रिस्टी जंक्शन बोलते हैं, जो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर इस तरह से है उसे हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है उसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है आपके किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। आई होप आप समझ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में भी। चलिए बहुत अच्छे, देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। मैंने आपको बताया है कि लाइसोसोम्स वो होते हैं कि लाइसोसोम्स कौन सा? ये भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है स्टूडेंट। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगला सेल ऑर्गेनल ये। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था? पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके पहले आपने क्या पढ़ा था? गोल्जी अपरेटस, जो कि प्रोटीन को क्या करता था? स्टोर करता था, प्रोटीन को स्टोर करके उसे फोल्ड करके प्रोसेस करता था। उसके पहले आपने क्या पढ़ा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्मूथ और रफ पाया जाता था। रफ वाले पे प्रोटीन सिंथेसिस होता था,
स्मूथ वाले पे लिपिड सिंथेसिस होता था। उसके पहले आपने क्या पढ़ा था, राइबोसोम पढ़ा था। राइबोसोम क्या होता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन होता है। कितनी आसानी से आप चीजों को पढ़ रहे हैं, आप इमेजिन करिए कितनी आसानी से आप पढ़ रहे हैं, और बस यही आएगा सेमेस्टर एग्जाम में, और कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी मेरी है, और कुछ नहीं आएगा। बहुत हाई फाई आप पढ़ के बैठे हैं, एग्जाम में भिड़ ही नहीं रहा है, तो ऐसा कुछ मत करें, पढ़ें हाई फाई, लेकिन पहले बेसिक क्लियर करें, बेसिक क्लियर करें जो एग्जैक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, लाइसोसोम क्या है, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन यही होता है। इट हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेशन फॉरेन मटेरियल एंड डैमेज सेल ऑर्गेनल। ये क्या करता है, हेल्प करता है क्लीन करने के लिए, किसके लिए, जो फॉरेन मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर देता है कि जिससे सेल जो है वो इन्फेक्ट ना हो। कोई भी चीज सेल के अंदर बाहरी घुसी, बैक्टीरिया वायरस घुसा, ये लाइसोजाइम आपका एक डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करके उसको खत्म कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, पचा देगा, कहेगा खत्म, मारो इसे। यही डाइजेस्टिव एंजाइम सेल एक्टिवेट होकर खत्म कर देती है उसको। तो बस यही काम है लाइसोसोम का, और कुछ नहीं है। जो डैमेज सेल ऑर्गेनल होंगे वो कचरे की तरह उसी में पड़े रहेंगे सेल के अंदर, तो उनको भी पचा देता है कौन, लाइसोसोम्स पचा देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, इसकी खुशी मुझे भी है। इट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। देखिए इसे हम सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, सेल के लिए सुसाइडल बैग की तरह काम करता है। कभी कभी ये कंट्रोल के बाहर हो जाता है, कंट्रोल के बाहर इसलिए हो जाता है, कभी कभी कोई भी जेनेटिक खराबी आ गई, कोई और बात हो गई सेल के अंदर, कोई सेल ने अपना कंट्रोल खो दिया, तो अब ये तो है डाइजेस्टिव एंजाइम, और जब इसने सिक्रीट कर दिया, मतलब लाइसोसोम अगर एंजाइम को सिक्रीट कर रहा है और कंट्रोल्ड मैनर में नहीं सिक्रीट कर रहा है, हद से ज्यादा हो रही हैं चीजें, तो ये क्या कर देगा, व्हेन सेल ऑर्गेनल गेट डैमेज लाइसोसोम गेट बस्ट। जब सेल ऑर्गेनल डैमेज होगा, यानी कि लाइसोसोम अगर डैमेज हो गया और लाइसोसोम बस्ट हो गया, दब गया, तो ये डाइजेस्ट कर देगा किसको, पूरी की पूरी सेल ही डाइजेस्ट कर देगा। मतलब भैया थी तो अच्छी चीज, जैसे परमाणु हथियार हम लोगों ने रखा तो है, हम लोगों ने ही क्या रखा है, पूरी दुनिया ने रखा है, लेकिन रखा किस लिए है, सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन इमेजिन करिए कि वो परमाणु हथियार जो आपने रखा है, वो एक अवधि के बाद उसकी कवरिंग यदि खराब हुई, एक अवधि के बाद उसका कंट्रोल खो गया जो आपने स्टोरेज किया हुआ है, और जनरली ये चीज है भी, उसका एक लाइफ स्पैन होता है, और उस लाइफ स्पैन के बाद उस वो क्या होगा, वो उसे छोड़ना ही पड़ेगा आपको। उस परमाणु हथियार को आप ऐसे नष्ट नहीं कर पाएंगे। उस दिन सोचिए क्या होगा, पूरी दुनिया ने बना बना कर रखा है, तो उसके लिए एक अवधि है। उसी तरीके से ये हमारा सेल ऑर्गेनल लाइसोसोम है कि यदि ये बस्ट हुआ, इस पर कंट्रोल खत्म हुआ, तो उसी दिन समझिए कि पूरी सेल आपकी डैमेज हुई। तो चलिए आगे चलते हैं। खैर बात लाइसोसोम की हो गई, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये, इसके बारे में आप जान चुके हैं, जो कि आपके सेल के अंदर पाया जाता है। अगला स्ट्रक्चर है आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में भी जान लेते हैं, जिससे आज सेल ऑर्गेनल हम लोग खत्म कर दें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ें, कि हमारी बॉडी में सेल में किस तरह से ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव क्या है, डिफ्यूजन क्या है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। न्यूक्लियस क्या है, द न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल होता है, ओवल इन शेप होता है। न्यूक्लियस का शेप स्फेरिकल होगा या फिर ओवल होगा शेप में, और ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होती है किसी भी सेल की। चलिए, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज डन बाय द सेल एंड दैट व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटीज को किसी भी सेल की, और इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ये सेल का ब्रेन है, ठीक है, सेल का कंट्रोल सेंटर, जैसे आपकी बॉडी का ब्रेन है आपके पास, उसी से आप सारी चीजें, हाथ को हिलाने से लेके दौड़ने तक, कुछ भी आपको करना है, मान लीजिए आपको कुछ भी करना है, आपको अपने हाथ को हिलाना है, तो आप क्या करें, आपकी ब्रेन के पास तुरंत जाएगा, सिग्नल जाएगा, हाँ ये व्यक्ति है हाथ को अपने हिलाने वाला है, तो बस काम हो जाएगा। चलिए, अब उसको बहुत सीरियसली मत लीजिएगा, बस आप जान जाइए कि ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उसके पास डीएनए होता है, जो डीएनए में टाइपिंग होगी, प्रोग्रामिंग होगी, सेल वही करेगा। स्टूडेंट ठीक है, समझ चुके हैं आप। इट कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, आपका जो न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन था वैसे न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग न्यूक्लियर, ये भी एक है सेल ऑर्गेनल ही, लेकिन सेल ऑर्गेनल की ये कवरिंग है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि जैसे कि आपका साइटोप्लाज्म था सेल का मटेरियल, वैसे न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है, उसके अंदर का जो मटेरियल है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंसिस्ट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। इट कंटेन्स पोर, जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा क्या करेगा, सेल का जो आपका न्यूक्लियस है उसको साइटोप्लाज्म से अलग करेगा, सेपरेट करेगा। इट कंटेन्स पोर्स, स्पेस दैट परमिट ट्रांसफर टू मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए इसमें कुछ पोर्स होते हैं, किसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर होते हैं, जिससे कोई मटेरियल
न्यूक्लियस से सेल के बाहर जा सके, सेल के बाहर से न्यूक्लियस में जा सके। क्या जाएगा? देखिए प्रोटीन फार्मेशन कैसे होता है स्टूडेंट, करता तो है राइबोसोम, लेकिन प्रोटीन फार्मेशन करने के लिए जरूरत होती है आरएनए की। और आरएनए बनता कहाँ है? आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए पहले आरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर आरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट राइबोसोम में। लेकिन आरएनए आता कहां से है? आरएनए आता है न्यूक्लियस से, और आरएनए को बनाता कौन है? डीएनए। और डीएनए पाया कहां जाता है? न्यूक्लियस में। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से आता है, किस तरह से क्या होता है। तो आरएनए आता है न्यूक्लियस से, उसके लिए होना क्या चाहिए? एक न्यूक्लियर पोर। किसमें होगा वो न्यूक्लियर पोर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही है न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग। डीएनए को जो कवर किए हुए है वो कौन कवर किए हुए है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ चुके हैं आप। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड है, जिस लिक्विड के बारे में आप जान रहे हैं। इट इज लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप। ये एक लिक्विड है ग्राउंड सब्सटेंस से, किसका? किसका है? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियोप्लाज्म किसके अंदर पाया जा रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस फॉर्म क्रोमेटिन मटेरियल फ्रॉम सेंट्रोसोम। जो न्यूक्लियस है वो फॉर्म करता है क्या? क्रोमेटिन मटेरियल को। किससे? सेंट्रोसोम से। इट कंसिस्ट न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर या मटेरियल, जो कि आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में, यानी कि जिस तरह से साइटोप्लाज्म था उसी तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म है। उसी के अंदर तो डीएनए पाया जाता है। क्रोमेटिन जो है क्रोमोजोम आपका, उसी के ऊपर तो डीएनए पाया जाता है। तो पाया कहां जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। जैसे सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, सारे सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें पाई जाएंगी वो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाएंगी। सिंपल सी बात है। और बाहर की जो कवरिंग होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। समझ चुके हैं आप। अब ट्रांसपोर्ट होगा मटेरियल का अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसफर होता है मटेरियल का, चीजें जो जाती आती हैं, ग्लूकोज और भी सारी चीजें जो भी आप खाते पीते हैं, वो सब कुछ आखिर क्रॉस कैसे होता है सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाता है, सेल से फ्लूइड में कैसे जाता है, बॉडी फ्लूइड में, सब जानेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन आज का लेक्चर है तो यहीं तक। लेक्चर को रिपीट करके देखिए और लापरवाही बिल्कुल मत करिए। हिंदी अंग्रेजी के चक्कर में मत पड़िए। अभी से बोल दे रहा हूं, क्योंकि कॉपी तो भैया आपको इंग्लिश में ही लिखना है। हिंदी में लिखोगे एक नंबर नहीं पाओगे। और अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो अभी से समझ लो कि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग रखना ही रखना है। लगातार पढ़ोगे तो 1-1.5 महीने में एडजस्ट हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो बैग खाओगे। सिंपल सी बात है भैया, आपका भविष्य आपके हाथ में है। जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करिए, मुझे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। नोट्स भी आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, और इस चैनल पर आपको मिलेगा सभी जो भी सब्जेक्ट है सभी के नोट्स मिलेंगे। परेशान मत होइए। यूनिट के खत्म होने तक नोट्स आपके हाथ में होगा। हर यूनिट के बाद आपको नोट्स मिल ही जाएगा। इसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए। जैसे ये यूनिट लगभग मान के चलिए कि 5 से 6 लेक्चर होंगे। पहली यूनिट थोड़ी बड़ी है, अभी 5 से 6 लेक्चर होंगे। खत्म होने तक 5 से 6 दिन में आपके पास आपका नोट्स होगा। घबराइए मत, जिम्मेदारी हमारी है आपका पूरा सिलेबस खत्म करने की। उठाया गया है तो प्रयास भी किया जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझा होगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई खबरों के साथ। यदि आप AKTU के छात्र हैं तो वहां पर आपको इसी चैनल पर सारी खबरें भी सेंड की जाती रहती हैं इसी चैनल पर। तो चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।